देखते हैं जितने भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है बीएससी नर्सिंग का, वो भी 2024 में 2024 में अभी इसी साल देना है। और स्पेशली ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड स्पेशली अगर यूपी की बात किया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी ABBMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में ये यूनिवर्सिटी है, इसी के द्वारा पूरे ऑल यूपी में ऑल गवर्नमेंट और ऑल प्राइवेट कॉलेज के लिए टोटल ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज यूपी में बीएससी नर्सिंग के टोटल कितने हैं, तो अभी तक 23 हैं। हो सकता है एक दो कॉलेज अभी 2024 में बढ़ जाएँ, लेकिन अभी बात किया जाए तो 23 गवर्नमेंट कॉलेज टोटल यूपी में है जिसके थ्रू आपका एडमिशन होगा इन्हीं सभी कॉलेज में। अगर प्राइवेट कॉलेज की बात किया जाए तो 250 कॉलेज समथिंग में है, 250 के ऊपर ही प्राइवेट कॉलेज हैं जहां से बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन इन प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इन एग्जाम को देना पड़ेगा। कौन से एग्जाम को? इसी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के द्वारा। अभी इसके लास्ट में ये मान के चलिए मार्च में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। मार्च अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा और जून में आपका कंफर्म ही हो गया। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि आपका 2 जून को आपका इसका एंट्रेंस एग्जाम है 2024 बैच के लिए। 2024 बैच के लिए 2024 में आप कंप्लीट इसमें एडमिशन ले लेंगे तो 28 तक आपका कोर्स 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। 4 साल का कोर्स होता है ये। तो इसमें देखिए इसमें क्वेश्चन पेपर जो आएंगे ना, ये आपका क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 180 मिनट मतलब 3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर करने मिल जाएंगे। 200 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन को टिक करना है। फिर OMR शीट आपको ऑफलाइन, ये एंट्रेंस एग्जाम होता है उस पर ऑफलाइन में 4 आपका सिंबल देता है, एक बबल्स आपको फिलअप करने रहते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो अभी हम सब कुछ चीज़ें बता ही देंगे। नेक्स्ट में ये देखिए इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं हुई है और अभी तक 2021, 22 और 23 3 साल ये अभी ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करा चुकी है यूपी में। पहले यूपी में अदर यूनिवर्सिटी जो हैं वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती थी, जैसे KJMU हो गया, फिर उसके बाद आपका CP नेट SEFI इटावा हो गया, फिर उसके बाद झांसी मेडिकल कॉलेज है, फिर आपका GSBM कानपुर है। ये सब अलग अलग यूनिवर्सिटी कराती थी, लेकिन अब एक ही सिंगल एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से सभी में एडमिशन होता है। तो यहाँ पे चीज़ें ये हो जाती हैं कि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में 2021, 2022, 2023 में इंग्लिश पेपर जो इंग्लिश में ये सभी क्वेश्चन पेपर आए हैं टोटल इंग्लिश में आया है। सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा? नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल नॉलेज से GK से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये देखिए 200 का 20% कितना होता है? 40 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपकी बात किया जाए तो नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन आएंगे, इससे भी केमिस्ट्री फिजिक्स से इससे भी 40, यहाँ से भी 40, तो ये टोटल मिला के 120 हो जाते हैं। और आप बायोलॉजी कवर करिए, फिजिक्स नर्सिंग एप्टीट्यूड ये आपका 20, 160, इसी 160 पे ज़्यादा फोकस करिए। जनरल नॉलेज सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आएगा, फिर 20 क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश से आएंगे। तो यहाँ से 20 में आप 10-15 वैसे भी कर ले जाएंगे और यहाँ से आप 10-5 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो टोटल मेन टारगेट आपका 120 160 पे होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस देखते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना क्या है। देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड में ना, नर्सिंग एप्टीट्यूड का मतलब नर्सिंग फील्ड, आप नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हैं तो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नर्सिंग से रिलेटेड। और आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे बायोलॉजी, नर्सिंग में क्योंकि बायोलॉजी भी आती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर डिजीज आप बीमारी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी से संबंधित होती है। तो आप नर्सिंग प्लस बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के अराउंड में सिलेबस रहता है। 40 क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन पेपर आता है और आपको 40 में आप 35 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं आसानी से, ताकि आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। इतना मैं करा दूंगा नर्सिंग कोर्स कि आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए अभी क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में पता नहीं आएगा, इस बार नहीं आएगा, और ना ही आए तभी सही यार, माइनस मार्किंग है नहीं, पता चले वहाँ इधर कुछ चेंज हो जाए फिर गड़बड़ हो जाएगा। माइनस मार्किंग अभी है नहीं, इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आता है तो आप करते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। हिंदी इंग्लिश जो भी आएगा किया जाएगा। इंग्लिश हिंदी आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर तब भी हम लोग पेपर अच्छा करेंगे। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, ये आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में अच्छे से समझाते हैं।
पूरा कंप्लीट वीडियो हर एक स्टेप वाइज को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएं और आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन गलत ना करें ज़्यादा। तो चलिए अच्छे से देखिए, हर एक पॉइंट को एकदम अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाइए, एकदम अच्छे से समझ लीजिए और कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए ताकि आप अच्छे से नर्सिंग एप्टीट्यूड समझ पाए। नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट यही पूछते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ, बार बार वही चीज़ें क्वेश्चन कमेंट आप लोग करते हैं, वीडियो देखते नहीं हैं। तो चलिए समय मैं अपना थोड़ा सा कहते नहीं है, एकदम अपना जो है कीमती समय मैं आपको दे रहा हूं, तो आप कुछ चीज़ें सीख लीजिए। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, फर्स्ट एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग, पूरा सिलेबस आपको इस वीडियो में बता देंगे। तो देखिए नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन मतलब नर्सिंग में क्या प्रोफेशन है, नर्सिंग क्या चीज़ है, क्या करना है, नर्सिंग के चीज़ें, पूरे नर्सिंग के बारे में जानकारी। तो नर्सिंग के बारे में जानकारी के लिए आप दो साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, नाइटिंगेल्स के बारे में पढ़िए और एक यहाँ पे होंगे कौन से, वर्जीनिया हेंडरसन होंगे इसमें। तो ये दो चीज़ यहाँ, ये देखिए वर्जीनिया हेंडरसन, तो दो साइंटिस्ट के नेम भी इसमें पढ़ने रहते हैं। और क्योंकि नाइटिंगेल को क्या बोला जाता है, नर्सिंग के मदर्स बोला जाता है न, और वर्जीनिया हेंडरसन को भी नर्सिंग, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग, जो आधुनिक नर्सिंग के डिफिनीशन किसने दिया था, तो वर्जीनिया हेंडरसन। काफ़ी बार तो क्वेश्चन ऐसे भी गलत हो जाएंगे ना, कुछ भी नर्सिंग से रिलेटेड देगा तो आप नाइटिंगेल ही लगाएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। वर्जीनिया हेंडरसन भी एक साइंटिस्ट हैं, लेकिन मेन तो वही नाइटिंगेल ही है। नेक्स्ट में ये देखेंगे कुछ नर्सिंग से रिलेटेड, इसमें नर्सिंग प्रोफेशन देख लेंगे कुछ, फिर उसके बाद नेक्स्ट में आएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, कुछ देखिए नर्सिंग से रिलेटेड उनके कैरेक्टर क्या हैं, उनको क्या क्या सावधानियाँ हैं, क्या क्या उनका वर्क है, ये सब चीज़ें के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में देखिए बेसिक हेल्थ सर्विसेज, बेसिक हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विसेज का बेसिक हेल्थ क्या होता है, जैसे बेसिक हेल्थ के अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन की बात किया जाए तो हाइजीन से रिलेटेड है। WHO देखिए एक एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी चीज़ मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ भी होगा तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही डिसीजन लेती है कि ये बीमारी अब क्या है, ये मेडिकल फील्ड में ये बदलाव होने चाहिए, ये सब चीज़ें ये जानकारी देती है। तो WHO कहते नहीं, ये कमांड करती है नर्सिंग, ये पूरे ऑल मेडिकल की बात कर रहे हैं, तो WHO के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। WHO से क्वेश्चन आते ही हर बार आते हैं। बिहेवियरल साइंस एंड बेटर हेल्थ, हेल्थ के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे और प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए हाँ, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया, इंडिया में कुछ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम देखिए जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ पे क्वेश्चन 100% आएंगे भाई। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, ये देखिए साफ़ सफाई से भी क्वेश्चन आते हैं कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेडिकल केयर प्रॉब्लम, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ये चारों पांचों चीज़ जो है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही और 100% आएंगे। फिर मेजर सोशल काज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ हाँ क्या कौन सी बीमारी के, हाँ कुछ पेंडेमिक क्या होती है, पेंडेमिक एंडेमिक ये सब क्या होती हैं। पेंडेमिक ऐसी बीमारी होती है जैसे अभी कोविड हुआ था, पेंडेमिक वो बीमारी होती हैं जो वर्ल्ड वाइड हो जाएं, फैल जाएं, और एंडेमिक के पर्टिकुलर एरिया में रहें। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन भी इन सभी चीज़ों पे करा दिया गया है। तो ये देखिए अब इसमें कोविड-19 के बारे में तो एक दो क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा ना कोविड के ऊपर, क्योंकि अभी कोविड देखिए लेटेस्ट चल ही रहा था, तो कोविड के ऊपर मिल जाएगा। एपिडेमिक देख लिए। फिर उसके बाद फिजिकल डायमेंशन, कुछ देखिए कुछ फिजिकल डायमेंशन दिए गए हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिकल डायमेंशन कुछ होते हैं जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिजिकल डायमेंशन हो गया। हेल्थ के डायमेंशन कुछ होते हैं, डायमेंशन आयाम, जैसे देखिए हेल्थ के डायमेंशन, ये देखिए ऐसे नहीं कहते नहीं हेल्थ के ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देयर आर मेनली, कितने डायमेंशन टोटल होते हैं हेल्थ के, तो 3 डायमेंशन होते हैं जो उसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल। तो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, अब इसमें इसको भी डिवाइड किया गया है आगे फर्दर। तो इन सभी के बारे में हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 8, 10, 15 वीडियो और बन जाएगी, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हेल्थ इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। हेल्थ इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं कि जो इंडिकेट करते हैं हेल्थ के बारे में, तो यहाँ से कुछ एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद इंडिकेटर के कुछ क्रूड रेट यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं
नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग वही चीज़ें कवर कर रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से क्वेश्चन तो आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से बताइए कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होते हैं जो क्लासीफाई ऑन द बेसिस, जो कहते नहीं कम्युनिकेबल, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सके। कम्युनिकेबल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो बीमारियां फैलती हैं उसी को कम्युनिकेबल बीमारियां कहते हैं। उसमें बैक्टीरियल बीमारियां भी आती हैं, वायरल भी आती है जो वायरस के थ्रू होती है, प्रोटोजोअल बीमारियां आती हैं जो प्रोटोजोअन से होती हैं, फंगल की बीमारियां आती हैं जो फंगस से होती हैं, कुछ बीमारियां जो कम्युनिकेबल में आती हैं जो पैरासिटिक बीमारियां होती हैं, इसमें सब दिया गया है। कुछ बीमारियां आती हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो एक जगह से दूसरे जगह फैल सकती हैं, मतलब ट्रांसमिट हो सकती हैं, तो वो भी बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और फिर उसके बाद बात किया जाए नेक्स्ट टॉपिक में, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ हाँ कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज ही हैं। ये सभी पे टॉपिक पे क्वेश्चन कराए गए हैं, एकदम बेजोड़ क्वेश्चन कराए गए हैं, एकदम अच्छे क्वेश्चन। BCG वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। 40 क्वेश्चन में ऐसे ही 40 क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ। वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन तो मैं थ्योरी इतने अच्छे से करा दिया है, कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। जो स्टूडेंट नए स्टूडेंट हैं जाएँ चैनल पे तैयारी करें। हेपेटाइटिस बी ये सब क्या है, HIV ट्रांसमिशन, HIV क्या है, ये डिटेक्शन ऑफ HIV एंड एड्स और HIV का डायग्नोसिस डिटेक्शन कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें क्वेश्चन बनती हैं, क्वेश्चन बनेंगे भी, इस बार भी बनेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो छुआछूत बीमारी, ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं जो छुआछूत बीमारी नहीं होती है, जैसे डायबिटीज़ आ गया, हाइपरटेंशन आ गया, ये सब होती हैं इसमें, ये सब दिया गया, देख लीजिए इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं सब। डायबिटीज़ जो होती है जिसको कहते हैं, उस पेशेंट को शुगर हो गया, शुगर किसी पेशेंट को छूने से शुगर हो जाता है क्या, नहीं, जेनेटिकल भी होती हैं कुछ चीज़ें जो जनरल लाइफ में कुछ चीज़ें हम लोग गलत चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, उसकी डायबिटीज़ हो सकती हैं, या फिर कहते नहीं है कि लाइफ स्टाइल या फिर जेनेटिकल भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। फिर स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक भी है नॉन कम्युनिकेबल, ओबेसिटी हो गया, ये सब क्या है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। BMI के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी जाएगा, हमें तो लगता है BMI के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने BMI पे क्या होता है। इन सभी पे BMI पे एक वीडियो मेरी आने वाली है। बेसल, इसमें BMI का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स या फिर बॉडी मास इंडेक्स। तो ये सब पूरे चीज़ें अच्छे से आएंगी और अच्छे से सब कुछ चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। जितनी चीज़ें बाकी हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के, ये भी क्या हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ही हैं। तो इन सभी टॉपिक एक बार कवर करेंगे। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, कोई भी डिजीज़ जो होती है ना तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है। तो वो प्रोग्राम के बारे में हम लोग कवर करेंगे कि कौन कौन से नेशनल प्रोग्राम हैं जो कंट्रोल करते हैं बीमारियां का। अब काफ़ी प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये देखिए जैसे टोबैको के लिए कोई प्रोग्राम चलाया जाता है। अब इस प्रोग्राम में क्या किया जाता है, ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन ये फिक्स होता है उस दिन सेलिब्रेट करते हैं पूरे ऑल वर्ल्ड में। और उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, ऑल वर्ल्ड भी होता है, ऑल अपने जहाँ से भी, जैसे इंडिया में अगर कोई प्रोग्राम नेशनली चलाया गया तो वो सेलिब्रेट किया जाता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल या फिर गाँव में या फिर रूरल एरिया और अर्बन एरिया सभी जगह, और उसको जागरूक किया जाता है पर्सन को ये चीज़ें ना करें, इसको इस बीमारी से ये चीज़ें कैसे प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या चीज़ें सावधानियां बरतनी है कि बीमारियां ना हो। तो ये सब प्रोग्राम इसीलिए चलाए जाते हैं। प्रोग्राम के बारे में जानकारी ये चाहिए कि कब प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, कब क्या किया जाता है, उस प्रोग्राम के बारे में बस इतनी चीज़ें हमको कवर करनी है। जैसे देखिए कैंसर के लिए भी प्रोग्राम चलाया गया है। अब कैंसर के लिए कब क्या प्रोग्राम चलाया गया था, इन सभी पे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट एड एंड सेफ्टी, जब कोई बीमारियां हो जाती हैं, कोई चोट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो फर्स्ट एड क्या है। पहले फर्स्ट एड का मतलब होता है जो फर्स्ट आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे। सबसे पहले तो डायरेक्ट तो मेडिकल आपको मिलेगा नहीं कि जाके मेडिकल में ही करेंगे, कुछ फिर रिलेटेड कुछ डायग्नोसिस से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। मेडिकल डायग्नोसिस इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, जो डायग्नोसिस किया जाता है उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं तभी डायग्नोसिस हो पाती है। जैसे एक्सरे करने के लिए एक्सरे मशीन चाहिए, तो फिर इन सभी के बारे में भी कुछ डायग्नोसिस से रिलेटेड भी हम लोग कवर करेंगे। जैसे ECG किया जाता है, ECG का पूरा फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता
होता है, ईसीजी किसके लिए किया जाता है, हार्ट के लिए किया जाता है। फिर ईईजी एक देख लीजिए है, ये देख लीजिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ईईजी ब्रेन के लिए किया जाता है, दिमाग के लिए। ईएमजी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है ना। ईईजी किसके लिए होता है, किसके लिए ये क्या करता है, वहाँ दे देगा ऑप्शन में हार्ट दे देगा, आप तुरंत हार्ट ही लगा देंगे, गलत कर देंगे। ईईजी जो होता है ईसीजी होता है जो हार्ट के लिए होता है, ईसीजी ना कि ईईजी। ईईजी तो ब्रेन के लिए होता है ना, इंसेफेलोपैथी दिया गया है ना, तो क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन ये सभी कराए हैं। मेडिकल डायग्नोसिस इंस्ट्रूमेंट कुछ हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए कुछ बात किया जाए वेरियस ऑपरेशन डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आपको दिखाना रहता है उसी, जैसे आपको मान लो कान में कोई प्रॉब्लम है, नाक में, तो आपको ईएनटी डिपार्टमेंट देखना पड़ेगा, ईयर नोज और थ्रोट। मान लीजिए आपको या मतलब किसी को, आप किसी पेशेंट की बात हम करते हैं, आपकी बात करते हैं, तो मान लीजिए नहीं कि आप देख रहे हैं वीडियो तो आप ही के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो ये मान लीजिए हॉस्पिटल में आप कार्डियक पेशेंट है, कार्डियक CARDIAC, कार्डियक मीन्स होता है हार्ट होता ही है, हार्ट में आपको दिखाना है तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएंगे आप। आपको डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप किस में जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पूछेंगे कि भाई यहाँ कार्डियक तो चलता है लेकिन आप GIT का कोई है कि नहीं, तो वो चीज़ हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप डिपार्टमेंट उसमें दिए जाएंगे। जैसे देखिए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ENT डिपार्टमेंट है, फिर जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट बूढ़े लोग को दिखाया जाएगा। फिर ऐसे देखिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट होते हैं, गैस्ट्राइटिस जो बीमारियां होती हैं गैस्ट्रिक से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, डाइजेस्टिव से रिलेटेड। गायनकोलॉजी डिपार्टमेंट होती है, गायनकोलॉजी में ऑब्स्टेट्रिशियन बैठते हैं, गायनकोलॉजी में गायनकोलॉजिस्ट होते हैं और ऑब्स्टेट्रिशियन होते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया गया था कि जो ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करता है। भाई गायनकोलॉजिस्ट को तो सबको पता है कि गायनकोलॉजिस्ट क्या करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन हम आपको ये क्वेश्चन दे दें कि ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करता है, ऑब्स्टेट्रिशियन, तो आप क्या लगाएंगे। क्वेश्चन आप समझ में पा रहे हैं कि नहीं। जैसे क्वेश्चन पूछता है ऐसे क्वेश्चन पूछता है GYNAECO गायनकोलॉजी। गायनकोलॉजी का मीन्स क्या होता है, गायनकोलॉजी का मतलब ये होता है ये ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसके अंदर ट्रीटमेंट किया जाता है कौन सी बीमारियों को, डिजीज जो होती हैं वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट की जो बीमारियां होती हैं, डिजीज के संबंधित जो क्योर किया जाता है वो गायनकोलॉजिस्ट देखते हैं। अगर यहीं पे बात किया जाए कि ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करते हैं, OBSTERICIAN ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, तब तो आप क्वेश्चन फिर आप बोलेंगे कि वही जो ये मेडिकल की वही ब्रांच है जो बीमारियां देखती नहीं। इसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड देखा जाता है। ऐसे डॉक्टर्स के पास प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई है तो उसको गायनकोलॉजिस्ट के पास नहीं दिखाना है, उसको ऑब्स्टेट्रिशियन के पास दिखाना है, क्योंकि उसमें चाइल्ड बर्थ आता है, डिलीवरी आ गया। जैसे प्रेगनेंसी जब फीमेल कंसीव कर लेती है प्रेगनेंसी, तो वहाँ से रिलेटेड जैसे बच्चे का जन्म होगा, फिर डिलीवरी होगी, फिर पोस्ट केयर होगा, तो ये सब ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर देखते हैं, ना कि गायनकोलॉजिस्ट। यही एक स्टूडेंट पूछा था इसलिए आपको एक्सप्लेन कर दिए। हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट ब्लड से रिलेटेड डिपार्टमेंट। पीडियाट्रिशियन मतलब बच्चों से रिलेटेड रहता है, छोटे छोटे बच्चे से रिलेटेड। इन सभी वार्ड में मैं तो ड्यूटी कर चुका हूँ। जब आप BSc नर्सिंग करेंगे ना, अभी तो मेरा 2023 में ही कंप्लीट हुआ है, जब आप भी BSc नर्सिंग करेंगे तो BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर से ही आपकी ड्यूटी हॉस्पिटल में लगेगी। जब गवर्नमेंट से करेंगे तो वही मज़ा आएगा। तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पे होता है, उससे अटैच होती है, वहाँ पे आपका पोस्टिंग लगती है और थ्योरी क्लासेस भी चलती हैं, तो पोस्टिंग लगेगी। तो आपके ऐसा कोई हॉस्पिटल में ऐसी कोई वार्ड नहीं होगा जिस वार्ड में आपकी ड्यूटी ना लगे, क्योंकि नर्सिंग फील्ड ऐसा है कि हॉस्पिटल में हर एक वार्ड में स्टाफ नर्स की ज़रूरत होती है, नर्सिंग ऑफिसर की। तब आप जब आपकी ट्रेनिंग होगी अभी ड्यूरिंग कोर्स, तो आपका सभी वार्ड में ड्यूटी लगती है। जैसे इसमें कोई सा वार्ड ऐसा नहीं दिया है जिस वार्ड में हम ड्यूटी नहीं कर चुके हैं। मेरा UP-EMS सैफई इटावा से BSc नर्सिंग कंप्लीट हुआ गवर्नमेंट कॉलेज से, तो ड्यूटी तो मैं कंप्लीट किया हूँ, अभी 2023 में ही कंप्लीट हुआ। रेडियोलॉजी ऐसा कोई डिपार्टमेंट है नहीं जिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी मैं करना चुका हूँ। तो नॉलेज तो है ही, सब चीज़ें आपको अच्छे से करा देंगे। और नर्सिंग से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपके एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर मेरे चैनल के थ्रू कर रहे हैं तो नर्सिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। बायोलॉजी तो कभी गलत ही नहीं होगा, बायोलॉजी में तो ये समझिए महारथ, मतलब एकदम कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, 30 क्वेश्चन यहाँ से भी आपका सही करा देंगे। तो यहाँ से 40 क्वेश्चन सही कराएंगे, यहाँ से 40, यहाँ से 40। अब 2-4 क्वेश्चन तो आपके आप
आपके थ्रू गलत हो जाएगा ना, लेकिन मैं तो पूरा सेवर करता हूँ कि यहाँ से 40, यहाँ से 40, यहाँ 40, यहाँ 30 करा देंगे। फिर आप जीके तो इतना करा ही देंगे कि 10 से 15 क्वेश्चन आप आसानी से वहाँ सही कर लेंगे, और इंग्लिश में भी 10 से 15 क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो आप टोटल जोड़ लीजिए कितना क्वेश्चन आप सही, लगभग 170 180 के ऊपर ही ले आ सकते हैं। लेकिन वही है, छोटी छोटी गलतियाँ आपसे वहाँ हो जाती हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन नहीं गलत करने, कभी भी अगर अच्छी रैंक लेके आनी है सिंपल क्वेश्चन नहीं गलत करनी है। अगर एक सिंपल क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो काफ़ी पीछे चले जाएंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट में मेडिकल फील्ड में काफ़ी स्पेशलिटी होती है। न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में क्या आते हैं? कैंसर से रिलेटेड। न्यूरोलॉजी में क्या? ब्रेन से रिलेटेड। एंडोक्राइनोलॉजी में हार्मोन से रिलेटेड आएगा। जेरेंट्रोलॉजी में क्या आएगा? इसमें डायग्नोसिस किया जाता है जो जीआईटी से संबंधित होती है। फिर पैलिएटिव केयर प्रोवाइड किया जाता है। हेमाटोलॉजी ब्लड से रिलेटेड, ये सब हैं। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे साइकेट्रिक देख लीजिए, जो साइकेट्रिशियन होते हैं जो ब्रेन से थोड़ा सा दिमाग में कहते नहीं है कि थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो गया, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट भी ड्यूटी हम तो साइकेट्रिक में आप करेंगे तो थोड़ा बच के रहना पड़ता है। साइकेट्रिक डिपार्टमेंट ये समझिए कि सीखने को मिलता है, काफ़ी चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, वहाँ कुछ करना नहीं रहता, लेकिन ऑब्जर्व करना रहता है सिर्फ पेशेंट को, क्योंकि वो खुद मेंटली डिस्टर्ब रहता है। ईएनटी हो गया, फिर ओरल न्यूरोलॉजी, ये सब यहाँ से एनेस्थीसिया भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया एक कोर्स होता है, तो वहाँ से, लेकिन आपका कोर्स यहाँ पे एनेस्थीसिया के बारे में भी आपकी ड्यूटी लग जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे, जो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम चलाई जाती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आयुष्मान भारत, डिजिटल मिनिस्टर, ये देखिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या क्या होता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे ही सीएचओ की पोस्टिंग होती है। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद या जीएनएम करने के बाद, जीएनएम कोर्स करते हैं तो आपको तो एंट्रेंस के थ्रू सीएचओ होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, लेकिन बीएससी नर्सिंग करेंगे तो सीसीएचएन एक सर्टिफिकेट होता है, उसी के थ्रू सीएचओ जॉब लग जाता है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जो रूरल एरिया, एकदम ग्रामीण एरिया में जो छोटे हॉस्पिटल, जो मेडिकल फील्ड का सबसे छोटा हॉस्पिटल जहाँ से शुरुआत होती है, उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ही कहते हैं, या फिर सब सेंटर उसको बोलते हैं। सब सेंटर के बाद सब सेंटर आता है, फिर पीएचसी आता है, पीएचसी आएगा, फिर पीएचसी के बाद सीएचसी आएगा, प्राइमरी हेल्थ केयर, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर, फिर उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर उसके बाद सीएचसी के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद मेडिकल कॉलेज आते हैं। तो ये पूरा एक सर्किल चलता है, ये पूरे एक मेडिकल की। फिर उसके बाद बात करेंगे कि आयुष्मान भारत, यहाँ से कुछ स्कीम चलाए जाते हैं, तो स्कीम के बारे में भी एक दो क्वेश्चन हो सकता आ जाए। जैसे जननी सुरक्षा योजना पूछा जा सकता है कब लॉन्च हुआ था, तो 2005 में लॉन्च हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के बारे में, फिर उसके बाद जननी सुरक्षा कार्यक्रम कब चलाया गया था, ये देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृ अभियान, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये सभी योजना से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट पूछेगा कि कब चलाया गया था, ये योजना कब चलाया गया था। मिशन इंद्रधनुष कब चलाया गया था, मिशन इंद्रधनुष के बारे में एक वीडियो बनने ही वाली है, अभी उसकी पीडीएफ जनरेट की जा रही है, बनाई जा रही है, थोड़ा समय लगेगा, लास्ट तक तो कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, और ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा जो आप क्वेश्चन नहीं देखे होंगे चैनल पे। लेकिन वही है, यूट्यूब पे काफ़ी ये चीज़ें अब लोग क्या करते हैं, सोचते हैं ऐसे ही देख लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, तभी जाके दिमाग में घुसता। ऑनलाइन पढ़ने का मीन्स क्या है, भूलता काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप नोट्स नहीं करेंगे तो 5% 10% बचते हैं, वीडियो देखने के बाद दिमाग में कुछ रह नहीं जाता, खाली हो जाता है, 10-20% बचते हैं। अगर आप नोट्स करते हैं, नोट्स को बार बार रिवाइज करते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसमें गेन करते हैं। लेकिन वीडियो देखने के बाद आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही देख ले रहे हैं, तो वो सब चीज़ें उड़ जाती हैं। यही चीज़ें ऑनलाइन और ऑफलाइन में तो डिफरेंट होता है। ऑनलाइन में सब कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है और नोट्स बनाना पड़ता है। मेजर हेल्थ, ये देखिए मैटरनल हेल्थ इंटरवेंशन, कुछ मैटरनल मीन्स जो मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट मदर, उनके लिए कुछ इंटरवेंशन, कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, तो उनके बारे में भी हम लोग देख लेंगे वीडियो में, और क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लेंगे। इन सभी चीज़ों में कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, पूरे सिलेबस हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर लिए। और देखिए
देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर बात किया जाए तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में लगभग मैं 16 वीडियो बना चुका हूँ। वो जाके आप 16 वीडियो प्लेलिस्ट है, आप चैनल पे जाएंगे वो 16 वीडियो दिख जाएगी, 16 वीडियो रिवाइज कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट 16 वीडियो कर लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं, उस नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करते रहिए और लगभग 10-15 वीडियो एग्जाम तक बता देंगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन आप भटकिए नहीं, इधर उधर दौड़िए नहीं, खोज रहे हैं कहीं पर भी तो क्वेश्चन सब करा देंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग की 2024 के लिए तो इसी चैनल के थ्रू आप जुड़ जाइए। और 700-800 वीडियो का मैं टारगेट दिया हूं कि आप 700-800 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दिया हूं, जाके उस वीडियो को देखें। एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को पूरा जितनी चीज़ें बताई गई हैं उसमें फॉलो कर लीजिए और अभी से जुड़ जाइए, सिलेक्शन हो जाएगा। अब थोड़ा अगर आप आज ही से जुड़ते हैं, थोड़ा सा लेट कर गए हैं, अगर आप कुछ चीज़ें पढ़े हैं तो कवर कर ले जाएंगे। लेकिन अगर बात करें कि अगर आप इंटर अभी पास किए और पहली बार मेरे चैनल पे आए, अभी आज ही से शुरू करने जा रहे हैं, कुछ भी आता भी नहीं है तो थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप कवर करेंगे तो अभी हो सकता है, क्योंकि मार्च तक आपको ये कोर्स पूरे कंप्लीट करने हैं, 600-700 वीडियो जो मैं बताया हूँ। तो चलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की पूरी आपको हर एक पॉइंट मैंने बता दिया और नर्सिंग एप्टीट्यूड आप खुद कर सकते हैं या नर्सिंग एप्टीट्यूड आप वीडियो देखिए, करा देंगे। नर्सिंग एप्टीट्यूड जो भी अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कुछ बाकी रह गए हैं वो भी मैं वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दूंगा, सब चीज़ें हो जाएंगी। वैसे मैक्सिमम 80% 80% आपका तो मैं 16 वीडियो में कवर कर चुका हूँ। रही बात 20-25% की तो वो तो मैं ऐसे कहते नहीं है कि करा देंगे, आसानी से करा देंगे। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए और 8-10 घंटे डेली पढ़ने की कोशिश करिए, जितना मैक्स में पढ़ पाइए, क्योंकि समय कम है, लास्ट में फिर परेशान हो जाएंगे आप। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। और इस बार देखिए अभी प्रॉस्पेक्टस आने दीजिए, कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी। तो अभी आप सिर्फ पढ़ाई करिए और चीज़ें अच्छे से समझ के पढ़िए। थैंक यू।